आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। लास्ट टाइम हम टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन कर चुके हैं और रिलेशन भी कर चुके हैं। टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला आता है और एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला आता है। तो रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ टाइम के साथ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय टाइम। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी दिस इज इक्वल टू, इधर आर का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी आर अपॉन डी टी और पी को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस दूसरी बार आर को एज इट इज़ रखेंगे और पी का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है, ये मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे आप। तो यहाँ से ये डी आर अपॉन डी टी जो आएगा इसको हम राइट कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको। ये आएगा वेलोसिटी वी क्रॉस पी प्लस में आर, और डी पी अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आएगा दिस इज इक्वल टू फोर्स। अब यहाँ पर पी को हम पुट कर सकते हैं, पी की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, प्लस में क्या आएगा आर, ये क्रॉस था यहाँ पर, ये बीच में क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ। अब देखो m जो है m को बाहर लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये आ जाएगा v क्रॉस v प्लस में r क्रॉस f। अब देखो v क्रॉस v सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है। v क्रॉस v क्या आएगा जीरो, तो इसको लिखेंगे हम जीरो प्लस, और r क्रॉस f ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से हमारा जो टॉर्क आया है दिस इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई टी टी। मीनिंग क्या है, टॉर्क जो आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल आएगा, इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, ये सिंपल सा रिलेशन आ गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं हम। देखो लीनियर मोशन में अगर हम करते तो फोर्स होता टॉर्क की जगह, और लीनियर मोशन में एंगुलर मोमेंटम की जगह क्या होता, लीनियर मोमेंटम होता। तो हम इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लीनियर मोशन के अंदर हम स्टडी करते हैं फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोशन के अंदर या रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सिंपल सा रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। मीनिंग किसी भी रिजिड बॉडी के लिए जो है दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, या तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम इसको करेंगे, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम करते हैं सबसे पहले, उसके बाद करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के लिए कितनी कंडीशन है, देयर आर टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। दो कंडीशन आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। दो तरह का इक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि हमने मोशन पढ़ लिया दो तरह का, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की। अगर किसी भी बॉडी के अंदर बॉडी जो है ट्रांसलेशन मोशन में है, कोई भी रिजिड बॉडी किस में है, ट्रांसलेशन मोशन में है, तो हम कब बोलेंगे कि वो जो है इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है।
क्या हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। किसी बॉडी को हम बोलेंगे वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर है व्हेन इट रिमेन या इफ इट रिमेन इन रेस्ट और moving with a constant velocity in a particular direction। मीनिंग या तो वो रेस्ट पर है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, तब हम बोलते हैं बॉडी जो है वो किस में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए कंडीशन आएगी क्या कंडीशन आएगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है नेट जो एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, या हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। यानी कि नेट जो फोर्स लगा हुआ है, सभी फोर्स जितने भी लगे सबका वेक्टर सम ये क्या आएगा, जीरो लगाओ, तब हम बोलते हैं बॉडी जो है वो किसके अंदर है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर है। और इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। क्या होगी फिर फर्स्ट कंडीशन, बी नेट जो या वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर टोटल फोर्स जीरो है तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि मीनिंग एक्सटर्नल फोर्स जो है, अगर वेक्टर सम एक्सटर्नल फोर्सेस का जीरो है, तो अगर बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं F1 + F2 + F3, मान लो n नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं बॉडी के ऊपर, तो सभी का जो वेक्टर सम आएगा वो क्या आएगा, जीरो। और ऐसे ही अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में राइट करें, x कंपोनेंट फोर्स का, जितने भी x कंपोनेंट फोर्स के हैं, F2x, F3x एंड सो ऑन अप टू Fnx, मीनिंग फोर्स का जो भी x कंपोनेंट है उन सब का सम भी क्या आएगा, जीरो आएगा। या इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं Fix, ये कितना लगेगा, जीरो। या Fx भी लिख सकते हो आप इसको लिखना चाहो तो I = 1 to n। या आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ x कंपोनेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तो मीनिंग क्या है, जितने भी फोर्स लगे हुए हैं x एक्सिस के लॉन्ग, उन सब का जो रिजल्टेंट आएगा या उन सब का जो वेक्टर सम आएगा या सम आएगा उनका वो क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही y एक्सिस के लॉन्ग F1y, F2y, F3y एंड सो ऑन अप टू Fny, y कंपोनेंट भी क्या होगा, जीरो। या समीशन की फॉर्म में लिखेंगे, समीशन ऑफ Fy क्या आएगा, जीरो। या हम z एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लेंगे तो समीशन ऑफ Fz ये जो आएगा F1z, F2z, F3z एंड सो ऑन अप टू Fnz, इन सब का जो सम आएगा ये भी क्या आएगा, जीरो। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे कि जो टोटल फोर्स जो x एक्सिस के लॉन्ग लगेगा वो जीरो लगेगा, टोटल फोर्स जो y एक्सिस के लॉन्ग लगेगा वो जीरो लगेगा, टोटल फोर्स जो z एक्सिस के लॉन्ग लगेगा वो भी कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो इस कंसेप्ट का यूज़ हम जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे। तो
तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। ये क्या थी? हमारी फर्स्ट कंडीशन थी किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। अब हम करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो आप इसको, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन क्या है? अब यहाँ पर हम दूसरी तरह का जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब बॉडी रोटेशनल मोशन में होनी चाहिए। इसके लिए कैसे मोशन में होनी चाहिए? रोटेशनल मोशन में या तो बॉडी रोटेट ही ना करती हो, या फिर अगर रोटेट करती हो तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती हो, तब हम बोलते हैं बॉडी किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम if it does not rotate or rotate with a constant angular वेलोसिटी। मीनिंग या तो रोटेट ही ना करे, अगर रोटेट करे तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करे, यानी कि ओमेगा जो आएगा वो क्या होना चाहिए? हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आए। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? अगर हम कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन बोलते हैं इसको हम, इसकी कंडीशन चेक करें तो जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है, क्या है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क या वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क कह सकते हो, और वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इज 0। मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल टॉर्क जो लगी हुई है, टॉर्क, उसका जो वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए? 0। या ऐसे ही यहाँ पर भी ये सेकंड कंडीशन आ गई हमारी। ये क्या है? हमारी सेकंड कंडीशन। या जो टॉर्क लगी हुई है उसका वेक्टर सम ऐसे लेते हैं, τ1 τ2 एंड सो ऑन अप टू τ1, ये सब क्या आना चाहिए? 0। ऐसे ही हम अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क लेते हैं, टॉर्क लॉन्ग एक्स एक्सिस ये भी 0 आए, टॉर्क लॉन्ग वाई एक्सिस ये भी क्या है? 0 आए, टॉर्क लॉन्ग जेड एक्सिस ये भी क्या है? 0 आए। जितनी भी टॉर्क लगी हुई है सबकी सब टॉर्क जो है वो कितनी आनी चाहिए हमारे पास? 0। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। हम इस कंडीशन को जो है निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ओमेगा जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? इफ़ इट डज नॉट रोटेट और रोटेट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट करे, और ऐसा कब पॉसिबल है? अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है बॉडी के ऊपर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। 2 कंडीशन हो गई। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, उसकी क्या कंडीशन है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, a body is said to be in rotational equilibrium
बॉडी को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, कब बोलते हैं? इफ algebraic sum of the moments of all the forces, the moment of all the forces acting on a body about a fixed point is 0. मीनिंग क्या है? कोई भी बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, कब होगी? जब एल्जेब्रिक सम आएगा किसका? मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस का, किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अराउंड वो क्या आएगा? 0 आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क लगेगी वो किसके इक्वल आएगी? इफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क। ये भी हम लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगी। तो अगर हम यहाँ पर एक मान लो एक रोड लेते हैं और इसके नीचे एक फलक्रम लगाते हैं यहाँ पर वेज शेप में, जैसे तराजू के अंदर होता है, और 2 फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। मान लो ये फोर्स हमारा है F1 और ये फोर्स हमारा है F2। और ये जो मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? R, अगर इसका वेट नीचे लगता है तो इस पॉइंट के अराउंड अगर हम क्या चेक करें, इसका डिस्टेंस कंसीडर करें, यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया है, तो ये मान लो D1, और जहाँ पर F2 लगा है इसका अगर हम ये डिस्टेंस ले, ये मान लो D2। तो जो क्लॉकवाइज जो टॉर्क लगेगा अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, ट्रांसलेशन की कंडीशन लगाते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या आएगा? जो वेक्टर सम आएगा फोर्सेस का, देखो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है, जबकि F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो इनका वेक्टर सम क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0, यानी कि R नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? F1 प्लस F2 के इक्वल आएगा। बट अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाए रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो आएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होगी? क्लॉकवाइज टॉर्क। या क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो किसके इक्वल आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये इसको ऐसे नीचे की तरफ रोटेट करवाता है इस तरह से, तो ये क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यानी कि टॉर्क को हम क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखेंगे इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम राइट कर सकते हैं D1 क्रॉस ऑफ F1, क्या लिख सकते हैं? D1 क्रॉस F1। तो ये जो क्वांटिटी आएगी दिस इज इक्वल टू, इधर से डिस्टेंस हो गया D2, तो ये आ जाएगा D2 क्रॉस F2। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है? क्लॉकवाइज जो टॉर्क आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आएगी। तो इसका यूज़ करके हम जो है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एक डेफिनेशन और कर लेते हैं आज हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो ग्रेविटी यानी कि वेट से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इज ए पॉइंट वेयर द एंटायर मास मास की जगह अब क्या आ गया? वेट आ गया।
weight of the body एक्ट्स। मीनिंग वो पॉइंट किसी भी बॉडी के अंदर जहाँ उसका सारा का सारा वेट लगता है या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है बॉडी का, वो सेंटर ऑफ मास के साथ कंसाइड कर सकता है, लेकिन कंडीशन है उसके लिए तो ये कंडीशन करेंगे हम। क्या कंडीशन होगी? है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कंसाइड करेंगे? यदि सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का वो ओरिजिन पे लाई करता है। अगर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है? ओरिजिन पर।